हमने आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाया होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या था फर्स्ट लॉ? कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, अगर फोर्स नहीं लगेगा या नेट फोर्स जीरो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो, पूरा फोर्स मिलाकर के जीरो हो जाए, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम भी बोलते थे, तो ऑब्जेक्ट चलेगी नहीं, एक्सेलरेशन उसका कितना हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी जीरो नहीं, फिक्स वेलोसिटी, एक समान। या हो सकता है रेस्ट भी हो सकता है, अगर रेस्ट है v जीरो है तो u भी जीरो। ओके, इसके दो बातें होती है, देखो ए नेट जीरो के दो बातें बनाई जाती है, नेट एक्सेलरेशन जीरो या v कांस्टेंट के दो बातें होती है। या तो देखो पहला, या तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो v जीरो, जीरो भी तो कांस्टेंट हुआ, और ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है, तो v जो होगा वो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म होगा, एक समान, हर जगह एक ही जैसा वेलोसिटी। समझ गया ना? v फिक्स, फिक्स का मतलब या तो जीरो मतलब रुका है, रुका था तो रुका ही है, यही बोलता था ना फर्स्ट लॉ, अगर रुका है कोई ऑब्जेक्ट तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलते रहेगा। ये देखो, तो अगर मोशन में है तो v यूनिफॉर्म, एक समान वेलोसिटी, दोनों केस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। सेकेंड लॉ ने क्या बोला था बच्चों? सेकेंड लॉ ने बोला था कि F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग फोर्स बोलते हैं। इससे हमने एक फॉर्मूला बनाया था F इक्वल टू एम ए, और बताया था ये फॉर्मूला हमेशा सही नहीं है। कब सही है? जब ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और मास चेंज नहीं हो रहा हो, अगर चलते चलते मास बदल गया तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, हमेशा ये लगता है, बट 90% में लग ही जाता है। ठीक है, अगर मास कांस्टेंट है तो सही है फॉर्मूला। इसके बाद था थर्ड लॉ, बट सेकेंड लॉ में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बीच में हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है? तो इंपल्स का सिंबल तो आई है, इसका फॉर्मूला होता है आपको फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम, इंपल्स ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, इंपल्स मतलब कितने देर प्रभाव रहा फोर्स का। जैसे हमने तुमको एक झापर मारा, 10 मिनट बाद वो फिर बदमाशी करने लगता है, तो इंपल्स 10 मिनट का है उसके पास, ज्यादा इफेक्ट नहीं है, इंपल्स कम है। समझ में? अगर किसी को हम एक झापर मारे पूरी लाइफ सुधर गया हो, बहुत इंपल्स हुआ उस पर, प्रभाव ज्यादा हुआ फोर्स का, हुआ ना कि नहीं? अब बदमाशी नहीं करते, सर पीटते हैं। तो वही इंपल्स मतलब इफेक्ट कितने देर फोर्स का उस पर रहता है। देखो फोर्स इनटू टाइम, टाइम को मल्टीप्लाई किया गया है, कितने देर तक तुम उस पर फोर्स लगाते जा रहे हो, वो इंपल्स डिसाइड करेगा। ज्यादा देर फोर्स लगाओ, जैसे मान लो 1 सेकंड फोर्स लगाए, 2 सेकंड लगाए, तो ज्यादा इंपल्स होगा, ज्यादा परिवर्तन आएगा उसमें। क्लियर हो गया सबको? इंपल्स मतलब फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट होता है। डेफिनेशन तो यहीं से बना लो, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग इंपल्स। ठीक है, ओके। इंपल्स दो चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और टाइम पे। इंपल्स क्या पे डिपेंड करता है? फोर्स और टाइम पे। इंपल्स यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स। दो चीजों पे डिपेंड करता है। देखो पहला फोर्स पे, तुम्हारे पास दो तरीका है किसी को सुधारने का। पहला तरीका है मतलब फोर्स लगाने का, इंपल्स ज्यादा करने का। पहला तरीका है कि ज्यादा फोर्स लगाओ लेकिन कम समय की लगाओ, एक ही बार मारो लेकिन ऐसा मारो कि हाथ पैर टूट जाए, बराबर। टाइम कम लेकिन फोर्स ज्यादा, तो ज्यादा इफेक्ट होगा। सोचो, यानी हाई फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम, या तो आप बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगा दो तो भी इंपल्स ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, टाइम की बात करो, कम फोर्स लगाओ, बार बार बजाते रहो उसको एक एक झापर, बराबर। कम फोर्स लगाओ लेकिन ज्यादा देर तक लगाते रहो, यानी लेस फोर्स फॉर लॉन्ग टाइम। दोनों केस में फोर्स का प्रभाव ज्यादा होगा, इफेक्ट ज्यादा होगा। समझ में आ गया सबको? या तो आप बॉल को ऐसे क्रिकेट के मार दो, टक, थोड़ा देर के लिए बैट टच होता है, सिक्स है,
या तो आप हॉकी जैसा ऐसे लेके दौड़ते रहो, बराबर, स्टिक में फंसा के, तो उसमें क्या होता है देखो, कम फोर्स लगाते हो लोग, मारते नहीं है, बहुत वहां भी मारते हैं, बहुत कम फोर्स लगाते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक लगाते हैं, काम वहां भी हो रहा है। या तो आप ज्यादा फोर्स लगाओ बहुत शॉर्ट टाइम में, तो भी आपका इंपल्स ज्यादा रहेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब इंपल्स का फॉर्मूला हम लोग यहां से भी निकाल सकते थे, देखो यहां से भी निकाल सकते थे। इंपल्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे, फोर्स इंटू टाइम करो तो डेल्टा पी के बराबर आ जाएगा, यानी इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम भी होता है। खैर पहले इसका ऐसा यूनिट डेफिनेशन निकाल लें। डेफिनेशन हो गया, देखो फिजिक्स में कोई भी फार्मूला पढ़ो तो डेफिनेशन, ऐसा यूनिट, डायमेंशन, फाइमेंशन, ये सब करते जाओ खुद से। ऐसा यूनिट बता दो यार, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और टाइम का यूनिट सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। डायमेंशन की बात करो, तो डायमेंशन ऑफ इंपल्स, तो इंपल्स का डायमेंशन बहुत आसान है, फोर्स का तुमको याद हो गया होगा डायमेंशन, mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, और टाइम का t, mlt का पावर 1 है, तो इसमें से माइनस होगा, -1 बचेगा। ओके, अब ये वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है भाई, क्यों, देखो फोर्स वेक्टर है तो इंपल्स वेक्टर, याद है फॉर्मूला में अगर इधर एक वेक्टर आएगा, वेक्टर इंटू स्केलर, बताया था हमने, वेक्टर इंटू स्केलर, क्या आंसर आएगा, वेक्टर। इसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स की तरफ, डायरेक्शन ऑफ आई इज सेम एज फोर्स, आई का डायरेक्शन किसके जैसा होगा बच्चों, फोर्स के जैसा ही होगा, ठीक है। ओके, इंपल्स का ऐसा यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट कोई पूछ लिया तो देखो, कभी कभी ऐसा भी मोड बनाते हैं लोग, सीजीएस यूनिट यानी छोटा यूनिट, तो वो याद है फोर्स का सीजीएस यूनिट, फोर्स का सीजीएस यूनिट बताओ, डाइन, क्या है फोर्स का वैल्यू क्यों बता रहा है, यूनिट पूछे, फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन, याद नहीं किया तुम लोग, डाइन हो जाएगा तुमको भूत पकड़ लेगा, डाइन और टाइम का सेकेंड ही होता है, तो डाइन सेकेंड। ओके, इतनी बातें समझ गई। अब इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। देख लो इधर, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, याद रखना, चेंज इन मोमेंटम भी अगर तुम निकालोगे तो इंपल्स के ही बराबर होगा। इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो बताओ, चेंज इन मोमेंटम के बारे में तुम पढ़े हो, dp बाई dt पढ़े हो क्या, चेंज इन मोमेंटम ये है ना भाई, इक्वल टू f, सेकेंड लॉ से। इसका प्रूफ कर देता हूं, टेंशन मत लो तुम, ये जो हम लिखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है न्यूटन का, बताओ, डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, डी की जगह डेल्टा बी, डेल्टा हमेशा सही नहीं होता है, डी वाला फॉर्मूला हमेशा सही होता है, सब बातें बताया था हमने, कोई दिक्कत नहीं, चलता नहीं। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू फोर्स, पढ़ा ना सबने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, क्या मजाक लगा, हो गया। बताओ, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल क्या होगा, ये इंपल्स इक्वल टू डेल्टा पी, यानी क्या प्रूफ हो गया, इंपल्स इक्वल टू, ये डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा मतलब चेंज होता है भाई, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। चलो, तो ये भी कहानी खत्म हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाया जाए तो इंपल्स कैसे निकलेगा, इंपल्स बाय ग्राफिकल मेथड। इंपल्स ग्राफिकल मेथड से भी निकल सकता है। देखो, अगर हम फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाए, कैसे भी ऐसे, ठीक है, तो कैसे निकलेगा इंपल्स, सोचो, तुम पढ़े हो, दिस इंटू दिस, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या निकाला जाता है, एरिया, नहीं याद आया, हम तुमको याद दिलाते। देखो, दो चीज ग्राफ में निकलता है, एक स्लोप और एक एरिया, दो ही चीज निकलता है, याद करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने से डिस्प्लेसमेंट निकला था, याद आया, आया होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने से क्या निकलता था, डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है तो समझना एरिया, और इन दोनों को डिवाइड करना है तो समझना स्लोप।
नहीं समझा अभी भी? कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ा रहे यार, क्या दिमाग में। तो तुम वेलोसिटी टाइम पढ़े हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप निकालते थे तो क्या निकलता था? एक्सेलरेशन। क्या होता था? स्लोप। स्लोप होता था वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइड करना है तो एक्सेलरेशन। ये चीज तुम बता रहे। और मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया, एरिया से दूसरा कुछ निकलेगा। तो इसमें ग्राफ में एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ इज इक्वल टू इम्पल्स। ओके, समझ गया? ध्यान से समझो इसको। अगर फोर्स कांस्टेंट है तब ऐसा ग्राफ आएगा। फोर्स ऐसा ले लेते ग्राफ, चलो ये एरिया यहां तक। अच्छा, अगर फोर्स वेरिएबल हो गया तो ग्राफ तो बदल जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो गया तो टेढ़े ग्राफ में तुमको याद होगा कैसे निकालना है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, दो यूज होता है। जब ग्राफ टेढ़ा हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया गया है, तो स्लोप कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएशन। बट यहाँ डिवाइड नहीं करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो इंटीग्रेशन। याद रखो। नहीं समझा सर? अरे यार हम इसको समझाते, देखो इधर, तो इधर ध्यान दे। इंपल्स को हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा आई, या ऐसा करो, एक सेकेंड, यहां से हाँ, तो dp बाई डी टी इक्वल टू एफ। सब चीज तो यहीं से प्रूफ होगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो dp इक्वल टू एफ इंटू डी टी। डीपी को हम लोग डेल्टा आई भी बोल सकते हैं, इंपल्स। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इंपल्स होता है। डी आई थोड़ा सा चेंज। अगर टोटल आई चाहिए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो याद रखो, अगर वेरिएबल फोर्स आया, अगर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है बच्चों, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंपल्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट एरिया निकाल लो, एरिया जो बनेगा उससे निकल जाएगा। ओके चलो, इतनी बातें समझ गई होगी। इंपल्स का इस्तेमाल क्या है? तो पहला इस्तेमाल है तो सबसे पहले समझते कॉन्सेप्ट। F इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? डेल्टा पी होगा, बिल्कुल। डेल्टा पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसा करो नहीं तो F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये तो जानते ही हो तुम। अब देखो, अगर टाइम कम होगा, अगर इंपल्स का टाइम ऑफ इंपल्स भी बोलते हैं उसको, फोर्स का प्रभाव का टाइम कम होगा तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा। तो ये और ये कैसा है रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस फोर्स को आप इंपल्स ऑफ फोर्स बोलो। क्या बोलो इसको? इंपल्स ऑफ फोर्स। फोर्स का प्रभाव हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आपको आराम से समझ रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मतलब अगर डेल्टा टी स्मॉल होगा या शॉर्ट होगा, बहुत छोटा टाइम, देन इंपल्स ऑफ फोर्स क्या होगा? हाई। इंपल्स ऑफ फोर्स हाई होगा, ठीक है? ओके, ये चीज ध्यान रखना, बस इसी पे कॉन्सेप्ट पे एप्लीकेशन है पहला। या अगर डेल्टा टी लार्ज हो जाए तो इंपल्स ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? लेस। अब पहला एप्लीकेशन देखो बच्चों, पहला एप्लीकेशन है इन ए क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड या पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग द बॉल। सुने हो तुम? बचपन में सुने होगे। ए क्रिकेट प्लेयर pulls his hand backward while catching the ball। बताओ क्यों? बताओ क्यों? सोचो, इसमें ही जवाब है। देखो, यही 2 पॉइंट में जवाब है, ये 2 पॉइंट में ही आपका जवाब है। तो अगर वो हाथ को पीछे करेगा तो क्या ज्यादा होगा? टाइम।
हाथ को ऐसे डायरेक्ट रोक लिए, टक से आया, टकरा के रुक गया। पीछे लिए तो रुकने में टाइम क्या लगा, ज्यादा। टाइम ज्यादा लगेगा तो इंपल्स ऑफ फोर्स कम होगा, तो उसका हाथ को डैमेज नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए क्या बच्चों, जल्दी बताओ। तो आप कारण लिखते जाना खुद से। बिकॉज, यहां पे लिख लो, बिकॉज बाय डूइंग दिस इट इंक्रीज द टाइम इंटरवल, सो द इंपल्स ऑफ फोर्स विल डिक्रीज। तो यहां पे देखो, इन हाई जंप, ऐसा लॉन्ग हाई जंप करते हैं, ऊंचा कूदते हैं, तो नीचे क्या बिछा रहता है, या तो गद्दा या तो रेत। क्यों 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 क्यों? नॉट ऑन हार्ड फ्लोर, मतलब बोला इन हाई जंप प्लेयर जंप ऑन सैंड, प्लेयर सैंड पे कूदता है, हार्ड फ्लोर पे नहीं कूदता। क्यों भाई? जवाब यहां कूदो। अगर अगर हार्ड फ्लोर पे कूदेगा तो तुरंत रुक जाएगा, तुरंत रुकेगा तो इंपल्स ऑफ फोर्स हाई, चोट लग जाएगा उसको, हाथ पैर टूट सकता है। अगर सैंड पे रुकेगा तो धीरे 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 रुकेगा, वो धीरे धीरे रेस्ट में आएगा, तो टाइम लगेगा ज्यादा, तो इंपल्स ऑफ फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये ग्लास का जार को फ्लोर पे गिरा दो, टूट जाएगा, लेकिन सैंड में गिराओ नहीं टूटेगा। कहानी वही है सब। ये सारे जगह पर इंपल्स का इस्तेमाल है बच्चों। चलो तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपल्स पे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन को, फोर्स रिक्वायर्ड टू फायर वन बुलेट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पूरा एक गन है, उससे बुलेट फायर हुआ इतने मास का, इतने स्पीड से। भाई मास है गोली के पास, वेलोसिटी है तो मोमेंटम होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो फोर्स भी होगा। गोली फायर करने में फोर्स लगता हो, एक गोली फायर करने में कितना फोर्स लगेगा हम लोग निकालेंगे। एक पर्सन है जो बंदूक को पकड़ा है, वो ज्यादा से ज्यादा इतना ही फोर्स, यानी टोटल इतना फोर्स लगेगा टोटल। मतलब एक नंबर चाहिए। देखो नंबर, कभी भी दुनिया में नंबर निकालने के लिए यही आइडिया होता है कि टोटल डिवाइडेड बाय 1। तुम याद करो केमिस्ट्री में भी था ऐसे सवाल, कितने फोटॉन निकलते हैं, कहीं भी मैथ में मिलते रहता है कितने स्क्वायर बनेंगे, कितने, तो सब जगह यही टोटल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अपन, तो ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो हम क्या करेंगे, एक गोली को फायर करने में फोर्स चाहिए, हमको फोर्स चाहिए एक बुलेट को फायर करने में। फोर्स कैसे निकलेगा? तो हम निकाल लेते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या बात है, क्या बात है, निकल गया। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम में चेंज कैसे निकलेगा? तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इतना तो सबको पता होगा, ये फॉर्मूला आता है ना रे, नहीं आता है? सबको आता है ये फॉर्मूला में, मोमेंटम का फॉर्मूला। हाँ, चेंज इन मोमेंटम यानी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सबको ये पता होगा। बस बन गया सवाल। तो मास कितना है 40 ग्राम, 40 अपॉन 1000 करना जरूरी पड़ेगा। क्यों? मास को कायम बनाना पड़ता, केजी में, ग्राम नहीं चलता ना भाई। फाइनल वेलोसिटी होगा 1200, इनिशियल तो 0 होगा भाई, अपॉन टाइम 1 सेकंड। 1 सेकंड में हम निकालना चाह रहे हैं, 1 सेकंड में गोली जो फायर हो रहा उसको कितना ये लग रहा फोर्स। ये देखो क्या आ रहा है, ये 0 से माइनस का कोई मतलब नहीं है ना। फोर्टी एट न्यूटन फोर्स लगेगा एक गोली मारने में। बोल कितना गोली मार सकता? तो 144 न्यूटन में मार ले डिवाइड। तो नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड इक्वल टू टोटल फोर्स, समझ गया ना, अपॉन फोर्स रिक्वायर्ड टू फायर वन बुलेट। 3 आएगा तरीका।
है 24। 3 बुलेट फायर कर सकते हैं 1 सेकंड में। टक टक टक, 1 सेकंड में 3 गोली मारती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए। चलो ये सब क्वेश्चन आए वाले पेपर में बनवाते, तुमको पता है। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इंपल्स का है, मोमेंटम। इंपल्स के सवाल एक जैसे ही होते हैं, अलग कुछ भी नहीं होता उसमें। ये क्वेश्चन क्या है, ए बॉल ऑफ मास इतना केजी इज थ्रोन ऑन द वॉल, यानी बॉल को दीवार पे फेंके। तो फिजिक्स में चीजों को सोचा जाता है, आपको दिखना चाहिए। जब तक दिखेगा नहीं, तुम सुपर 30 मूवी देखे होगा, उसमें ये दिखाते हो फिजिक्स दिखता है, उनको मन में सोच लेते हो ऐसा चल रही। तो ऐसे बॉल को फेंके, स्ट्राइक द बॉल नॉर्मली। देखो नॉर्मली का मतलब भी है ऐसे सीधे गई 90 का एंगल, नॉर्मली मतलब 90 का एंगल से, विद वेलोसिटी। तो जा रही थी तो वेलोसिटी था 30 मीटर पर सेकेंड, और फिर रीबाउंस हुई तो वेलोसिटी था कितना 20। क्या गलती किया तुमने, पता चला अभी भी? क्या गलती की तुम लोगों ने? तो मास दिया हुआ है 0.1 kg। यू मान सकते तुम इसको इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अभी भी कोई नहीं बता रहा है क्या गलती हुआ तुमसे। भी मानोगे 20 मीटर पर सेकेंड -20। तो अभी भी शायद कुछ गधों को नहीं समझा होगा। अरे वो अपोजिट है ना, एक ही क्वेश्चन में अगर 2 डायरेक्शन है तो साइन तो बदलना पड़ेगा, तो गलत। अब पूछा कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ फोर्स। तो इंपल्स पूछा जाए तो तुम सीरियस मत हो जाता। इंपल्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम, बस इतना याद होना चाहिए। चेंज ऑफ मोमेंटम सबको पता है, डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस। फाइनल मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कॉमन v माइनस यू। अभी लिखे थे हमने फॉर्मूला। m कितना है रे 0.1, v कितना है तो -5 आ गया ना, न्यूटन सेकेंड। जगह भैया कैसे हुई, ऐसे हुई तो कैसे हुई? इसका एक और यूनिट है बच्चों, केजी मीटर पर सेकेंड। ये भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। मोमेंटम का यूनिट है, मोमेंटम और इसका यूनिट सेम ही होता है, दोनों एक ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ऊपर लिखा देखो, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी यानी स्टॉप्ड। कोई एक पार्टिकल ऐसे चल रहा था, टा 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 चल रहा है और वो रुक गया बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। अब बताओ अगर कोई चीज इधर जा रही है तो तुम रोकने के लिए फोर्स किधर लगाओगे? इधर लगाओगे फोर्स। बस बन गया सवाल। तो फोर्स को ले लेना निगेटिव, साइन कन्वेंशन जिसको नहीं आया फिजिक्स नहीं आया। टाइम दिया है, टाइम स्केलर है, साइन वन का कुछ लोचा नहीं। फाइंड द इनिशियल मोमेंटम। अब लो, लग गई क्या? नहीं लग गई। पी आई इनिशियल मोमेंटम। अगर रुक गई है तो फाइनल 0 होगा ना, यानी हम लोग लगा देंगे वाला फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। लगा सकते कि नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। सब खेला मोमेंटम पे खेला गया, याद रखो। बन गया चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फोर्स 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 को दिया तो फाइनल कितना होगा? 0। ये क्या हो गई? स्टॉप्ड। स्टॉप्ड मतलब रुक गया, मतलब मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। रुकी गई है, रुक गई है तो चाहो तो डायरेक्ट 0 डाल लो, नहीं तो घुमा फिरा के इतना लिखने का पसंद है तो लिख लो, फाइनल वेलोसिटी 0 छूगी। समझ रहा है? कभी भी नहीं समझा था। तो फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम पूछा ही है, -200 इंटू ये 25/100 डेसिमल हटेगा तो 2 0 गया, 25 गुना 50, माइनस माइनस कट गया। इनिशियल मोमेंटम होगा उसका 50 kg
मीटर पर सेकेंड। चलो कोई क्वेश्चन भारी था नहीं, बस फॉर्मूला लिखना। चलो तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हम उम्मीद कर रहे थे कि सब लोग कर लेंगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, जिसको फिजिक्स एकदम नहीं आता है भाई, उसके निवेदन है आप ऐसे लिखे पहले क्या क्या दिया है, क्योंकि बिना देखे उनको फील नहीं होता है बेचारों को। 10 न्यूटन, मास है 5 kg। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है ऐसे लिखा करो। टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी बोलो या टी बोलो एक ही बात है, 5 सेकेंड। impulse of force equal to change in momentum, impulse equal to change in momentum। impulse डायरेक्ट निकल रहा है, फोर्स इंटू टाइम्स नहीं, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल डायरेक्ट निकल रहा है। फोर्स है 10, टाइम है 5, यानी 50 न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हो। चेंज इन मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम होता है बच्चों वो इंपल्स के ही बराबर होता है, यानी ये भी 50 आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है मास इंटू डेल्टा वी, मास इंटू वेलोसिटी। आपसे वेलोसिटी पूछा गया तो वेलोसिटी का चेंज, डेल्टा डेल्टा लगा सकते हैं, समझा। यहाँ पे मोमेंटम में चेंज है, मास तो चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। डेल्टा पी था 50 और मास है 5, 10 मीटर पर सेकेंड। अगला पूछा एक्सेलरेशन, बाय एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना 10 न्यूटन, मास कितना 5 kg इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैट्समैन हिट्स ए बॉल हैविंग इनिशियल स्पीड, तो ये बैट होगा, बॉल इधर से आ रहा होगा, उसका स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, विदाउट चेंजिंग द स्पीड, बिना चेंज किए इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी बैट्समैन ने एक बॉल को मारा जो कि आ रहा था 12 से, बिना स्पीड चेंज किए, इसका मतलब गया भी 12 से, डायरेक्शन अपोजिट तो भी नहीं समझा, तो आ रहा था 12 से तो यू हुआ 12, और जा रहा था, इसलिए हम लोग उल्टा लिए, ऐसे भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यू भी उल्टा होगा, अपोजिट दिख रहा है या तुमको समझ रहा है उल्टा हो गया फॉर्मूले में, तो अपने आप साइन बदल देना, बिना स्पीड बदले, स्पीड 12 रहेगा, वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज। इफ द मास ऑफ बॉल इज, एम दिया है बॉल का 0.15 kg, फाइंड द इम्पल्स, क्या मजाक है, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, ना फोर्स है ना टाइम है, वी यू एम देख के कुछ समझ रहा है क्या, क्या निकालेंगे हम लोग, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी कैसे निकलेगा, पी एफ माइनस पी आई, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, कभी भी चेंज ऐसे निकलता है। फाइनल कैसे निकलेगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कॉमन, एम भी माइनस यू। एम कितना है बच्चों 0.15, भी कितना है -12, यू कितना है, अब आप डेसिमल उसमें हटा के सॉल्व कर लो। माइनस मेरा क्यों आया, क्योंकि हमने उल्टा बैट्स बनाया है, ऐसे प्लस भी आ सकता था, मतलब इधर की तरफ माइनस में, मतलब एक्चुअली इधर है मोमेंटम, तो हमारा आंसर इस डायरेक्शन में माइनस में आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने इसको प्लस लिया था ना और इसको माइनस, यानी मेरा आंसर माइनस में आ रहा, मतलब किधर की तरफ है, इधर की तरफ, हमने इसको माइनस माना था, एक्चुअली गड़बड़ हो गया था, इसको हम लोग को माइनस लेना था और इसको प्लस, क्योंकि इधर माइनस होता है इधर प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी सही है, क्यों माइनस में मेरा आंसर है, मतलब इसके तरफ, क्योंकि हम इधर माइनस किए हैं, समझा रे, जाने वाले को माइनस दिया ना तुमने जो मारा है, इस डायरेक्शन में मेरा आंसर आ रहा है, इधर की तरफ मोमेंटम इम्पल्स से। चलो बच्चों, अब आता है हम लोग को पढ़ना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। निक नेम नहीं है, ठीक है, जैसे फर्स्ट लॉ का नाम था लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ का नाम था लॉ ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में बात की इन्होंने,
थर्ड लॉ का कोई नाम नहीं है, सब लोग जानता है थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट ये लॉ पढ़ लेना और इसको समझने में बहुत सारे लोग मिलेंगे गलत, तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा था F12 इक्वल टू F21। समझा, ये एक्शन और ये रिएक्शन। जैसे ये वॉल है, ये बॉल है, बॉल ने जाके वॉल को फोर्स लगाया F12, फिर वॉल ने भी बॉल पे फोर्स लगाया होगा तो धक्का मारा होगा, हो गया F21। समझ गया, फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ऑन वॉल, और ये हो गया फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन बॉल। ये इधर ये इधर, डायरेक्शन उल्टा है तो एक को माइनस ले लिए, देखो क्लियर है। अब इसको देखो बच्चे कैसे इसमें कंफ्यूज होते, थोड़ा ध्यान दो। जैसे हमने एक फ्लोर पे एक बॉल को रेस्ट में रख दिया, ब्लॉक को, ये फ्लोर है, इस पे ब्लॉक को रेस्ट में रखे हैं, तो इसको जमीन ऊपर धकेल रही होगी कितने फोर्स से, नॉर्मल रिएक्शन, और पृथ्वी इसको खींच रही होगी कितने वेट से, mg। तो बताओ ये n इक्वल टू mg होता है, तो ये थर्ड लॉ लगेगा कि नहीं, यहाँ पे बताओ। यहाँ पर n इक्वल टू mg तुमने किया होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऊपर का फोर्स किसके इक्वल, नीचे के, चल नहीं रहा है ना, चलता तो माइनस करके क्या करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो क्या करते हैं, जिधर जा रहा है उधर वाले फोर्स में से दूसरे वाले को माइनस करके इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ भी ऐसा कर सकते हो, n माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना, 0, नहीं चल रहा तो ये 0 हो गया, इधर चला जाएगा, ओके। तो n इक्वल टू mg, बताओ इज इट थर्ड लॉ, क्या ये थर्ड लॉ है कि नहीं है, सोचो। mg नीचे लगा ऊपर n, ये थर्ड लॉ हुआ ना, गलत जवाब, ये थर्ड लॉ नहीं है। अक्सर बच्चे सोचते हैं थर्ड लॉ से हुआ एक्शन और रिएक्शन। अब क्या गलतियां हुई हम तुमको बताते हैं, 3 गलती एक साथ किया तुमने। सबसे पहली बात, थर्ड लॉ के बारे में 2-3 चीजें आप फैक्ट ध्यान रखो। पहला फैक्ट है कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ acts on different body। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग लोगों पे लगना चाहिए, ये ध्यान रखो। जैसे यहाँ पे देखो, बॉल ने दीवार को धक्का मारा तो एक्शन किस पे हुआ, दीवार पे, और दीवार ने बॉल को मारा तो रिएक्शन किस पे हुआ, बॉल पे, दोनों अलग है। इसको समझो तो अगर तुम इसका FBD बनाओगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे बनाते हो, ये ब्लॉक बनाओगे, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, जमीन धक्का मार रही है, किसको मार रही है, ब्लॉक को ही मार रही है, अच्छा, और इसी ब्लॉक को जमीन ही नीचे खींच रही, यानी एक्शन और रिएक्शन दोनों किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे। ओ, तो यानी ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है, समझा। n and mg आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन। क्यों भाई, कारण यहां लिखा है, बिकॉज तुम खुद से देख लो, बोथ एक्ट ऑन सेम ब्लॉक। दूसरा कंडीशन है बच्चों कि एक्शन और रिएक्शन सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम टाइप ऑफ फोर्स। इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब n का रिएक्शन n ही होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन का नॉर्मल रिएक्शन ही होना चाहिए, ठीक है, वेट का वेट ही होना चाहिए, टेंशन का टेंशन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन का वेट हो जाए, अबे तेरी, ऐसा कैसे, रिएक्शन ऑफ T इज T।
अब देखो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं क्या हुआ होगा। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन कहाँ है ये भी समझा दे रहे। एक्शन रिएक्शन कहाँ है देखो, जमीन ने डब्बे को धक्का मारी एन, तो डब्बे ने भी जमीन को मारी होगी, उसको भी एन बोलेंगे। को बोला ये क्यों नहीं दिखाया तुमने, हम बोले फ्री बॉडी डायग्राम में उस पे लगने वाला फोर्स दिखाया जाता है, याद करो पढ़ाया गया है। वो किस पे क्या लगा रहा वो नहीं दिखाते। ये हुआ एक्शन, ये हुआ रिएक्शन। अच्छा अब उसका भी देख लो वेट का। वेट फोर्स कौन लगाता है आप पे, अर्थ लगाता है। अर्थ किसी भी वस्तु को अपने सेंटर की तरफ खींचती है जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, ये एक्शन हुआ। तो तुम पढ़ोगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होता है कि हमको पृथ्वी खींच रहे हैं, हम भी पृथ्वी को खींच रहे हैं। पढ़ोगे ना कि एप्पल ने पृथ्वी को जितने फोर्स से खींचा, एप्पल ने जितने फोर्स से अर्थ को खींचा, अर्थ ने भी एप्पल को उतने ही फोर्स से गिरा। लेकिन गिरा एप्पल क्यों, क्योंकि एप्पल का मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, वो लॉजिक है। लेकिन दोनों में फोर्स क्या लगता है, सेम। आपको पढ़ाया गया होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, दो मास है m1 m2, ये इसको जितने फोर्स से खींच रहा है ये भी उतने ही खींचता है, चलेगा हल्का वाला। यहां भी वही हुआ, देखो ऑब्जेक्ट का वेट नीचे लगा तो अर्थ ने भी इसको ऊपर, मतलब तो इस डब्बे को अर्थ ने खींचा तो अर्थ को भी ये डब्बा खींचा होगा, कितने से, mg से ही। ये हुआ रिएक्शन। ओ देखो ये एक्शन रिएक्शन दिख रहा है, सेम ही है, सेम है और दोनों अलग अलग टाइप पे लग रहा है। ये गिरा तो समझ जाए, छोड़ेंगे नहीं। और ये देखो ये एक्शन और ये रिएक्शन दोनों सेम है, देखो समझ गया आपको। इसका एग्जांपल वो बना लो आप, क्या कि एक्शन और रिएक्शन आर पेयर आर ऑफ सेम टाइप, दोनों एक ही जैसा होना चाहिए। एन का रिएक्शन एन ही होगा, mg का रिएक्शन mg होगा, और दोनों अलग अलग लोगों पे लग रहा है। देखो ये अर्थ पे लग रहा है, ये ब्लॉक पे लग रहा है। यहाँ पर देखो ये एन डब्बे पे लग रहा है, ये एन पृथ्वी पे लग रहा है। डब्बा पृथ्वी को दबा रही, पृथ्वी डब्बे को दबा रही। क्लियर। तीसरी बात ये पता चली अपने को कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। यहां पहले बताएं, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। हर फोर्स पेयर में होता है, मतलब अगर यहां पर एन है तो जरूर एक और एन होगा। यहां पे हम लोग दिखाते नहीं है, क्यों नहीं दिखाते, हम लोग क्या लेते हैं, बस उस पे लगने वाला फोर्स, वो किस पे क्या लगा रहा नहीं लेते। नहीं तो यहाँ पर एन है तो एक और एन है। याद रखो जब हम तुमको पढ़ाए इस चैप्टर के स्टार्टिंग में तो पढ़ाए होंगे एन 2 होता है, हम लोग ये नहीं लेंगे। यहाँ mg है तो इधर ऊपर भी mg होगा। तो हर फोर्स पेयर में होता है, कोई भी फोर्स अकेला नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। ओके चलिए अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए। थर्ड लॉ का क्या इस्तेमाल है, बहुत सारे जगह इस्तेमाल है एक्शन रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट में। देखो सबसे पहला इस्तेमाल तुम पढ़ोगे जब हम बाल्टी कुएं से खींच रहे हैं, अगर बाल्टी की रस्सी टूट गई तो हम लोग पीछे गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे। तो पहला एप्लीकेशन यहां हो गया, while pulling out bucket full of water from well, if rope break, if rope breaks suddenly, then man falls backward. देखो इधर, अगर आप कुएं से पानी खींच रहे हो तो हो क्या रहा है, आप इधर एक्शन कर रहे हो खींचना, और रिएक्शन इधर क्या मिल रहा है आपको, टेंशन, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, आप खींच रहे हो रस्सी को, रस्सी उधर आपका फोर्स टेंशन से खत्म कर देना है, चल रहा है। मान लो ये टूट गया तो आप एक्शन करोगे, और रिएक्शन तो अब है नहीं, तो एक्शन अपने ऊपर ही खींच लिया तुमने खुद को। ऐसे सोचो ये गायब हो गया तो इधर गिर जाएंगे कि नहीं, इधर की तरफ फोर्स लगा लिए तुम खुद पे। अभी क्या हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं तो उधर रिएक्शन में मेरा फोर्स खत्म हो जा रहा है।
मान लो ये ब्रेक हुआ, टेंशन हट गया तो सारा एक्शन मेरे ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस वजह से हम लोग गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये रस्सी पे टेंशन लगा रहे हैं, ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, अगर ये खत्म हो गया, इफ टेंशन बिकम जीरो देन यू विल फॉल ड्यू टू एक्शन, अपने एक्शन से गिर जाओगे। देखो अगला, while walking, ठीक है, while का स्पेलिंग, while walking man pushes ground backward, then ground gives reaction to move forward। क्लियर है? हम लोग जब चलते हैं, देखो यहां पे जब हम लोग चलते हैं बच्चों, तो पैर से जमीन को पीछे धकेलते हैं। क्या अर्थ है? ये तुम्हारा बूट है, हमने जमीन को ऐसे धकेला, ऐसे पीछे, या दौड़ने वाला जो भी है तुम देखोगे, ये एक्शन, थीटा एंगल जमीन से बना के धकेले। ये तुम्हारे एक्शन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चों, ये तुम्हारे एफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इसका रिएक्शन तुमको मिलेगा इधर, जमीन भी तुमको वापस धकेल रही है। ठीक है, ये तुम थीटा एंगल से धकेल रहे हो, यहां पर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। अब इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आर कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा। सबको पता है कि अगर सीधा नहीं रहता तो हम लोग दो कंपोनेंट तोड़ते, पता है ना? कोई भी फोर्स अगर सीधा नहीं रहता, यार क्यों टेढ़ा दिख रहा है, बहुत पीछे पीछे हो गया बच्चों, अच्छे से यहां बनाते हैं। तो आपने एक लाइन बना दी सर, कलरफुल पेन। तो इधर एक्शन किया हमने फोर्स लगा के, ठीक है, हमने जमीन को दबाया। ओके, अब जमीन अपने को क्या देने वाली है बच्चों? रिएक्शन, ये आर। अब ये रिएक्शन हमको चलाती है? नहीं 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 नहीं, रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे। मान लो आपने यहाँ थीटा एंगल से फोर्स लगाया, यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा। अब इसके दो कंपोनेंट बना लो बच्चों, जो इधर एक कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा और एक ऊपर वाला कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। अच्छा, अपना वेट भी तो नीचे लग रहा होता है, नहीं लग रहा होता है? तो हमारे बॉडी के वजन को कौन बैलेंस करता है बताइए? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा हमारे बॉडी के वजन को भी बैलेंस करना है दौड़ते समय या चलते समय, नहीं तो गिर जाएंगे। और हमको आगे चलने के लिए कौन मदद करता है? आर कॉस थीटा। यानी जमीन हमको जो रिएक्शन देती है उसके दो टुकड़े होते हैं उस फोर्स के, एक आगे चलने में मदद करता है और एक बॉडी के वजन को बैलेंस करता है। अब क्या होता है देखो, कभी कभी मान लो तुम्हारा ये इस ग्राउंड और इसके बीच फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कभी चिकना हो जाता है, फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन ही मदद करती है, तुम्हारा पैर एक जगह टिका नहीं तो फ्रिक्शन से पैर पीछे चला जाता है। पैर अगर पीछे चली गई, ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे फिसल गया तो थीटा 0 डिग्री हो गया। ध्यान समझना मेरी बात, अगर पैर फिसल गई, देखो पैर नहीं रुकी है तभी ना तुम एक एंगल बना पा रहे हो, नहीं समझा सर? ये देखो, ये है, ये देखो, ये जमीन है, अब यहाँ पैर रखे, अब ये एंगल बनाते हो, तो एंगल बनाते हो किस वजह से? फ्रिक्शन से। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जैसे उठोगे पैर पीछे हो जाएगा। ओके, तो अब मान लो इस आइस है, आइस पे चलना मुश्किल है, तो ऐसे तुम एंगल बनाने की कोशिश किए, बना ही नहीं, पैर पीछे,
यानी तुम्हारा एक्शन इधर हो गया। ओ आइस पे जब आप आओगे, देखो देखो क्या ये पेड़ है, अब आइस है ये, तो आइस में आपका एक्शन इधर हो जाएगा, पैर पीछे फिसल जाएगा ना भाई। सोचो ऐसे सीधे पैर फिसल जाएगा, एक्शन इधर, तो एक्शन के विपरीत रिएक्शन। लो चलो, मुंह के बल गिरो। तुमको आगे धकेल तो दिया जमीन, लेकिन तुम्हारा वेट बैलेंस नहीं हुआ तो बॉडी के वजन को संभाल नहीं पाओगे और गिर जाओगे, आगे बढ़ के गिरोगे। ध्यान से याद रखो, देखते हो ना तुम कभी ऐसा, आगे बढ़ के गिरते अपन, आगे तो जाने का फोर्स होता ही है, आगे हम जा भी रहे हैं, लेकिन गिर गए क्योंकि हमारा बॉडी का वेट संभाल नहीं पाया। ओ ये आइस पे हो गया। यहाँ पे फ्रिक्शन वाले सरफेस रहेगा, तुम अपने पैर से एंगल बना सकते हो, एंगल बनना जरूरी है। तुम देखोगे ऐसे दौड़ने वाले जो होते हैं ऐसे एंगल बना के रेडी रहते हैं, देखे हैं क्या? 100 मीटर रेस, उनका स्टैंड भी रहता है। हाँ, उनके पैर के नीचे स्टैंड भी रहता है। यहाँ पे वो स्टैंड लगा रहते हैं, ऐसे प्रॉपर एंगल बनना चाहिए ऐसा टिक 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 टिक, है ना, ताकि वो एंगल बने। हाँ मतलब है, तो ये सब बहुत जरूरी है। आपका एक्शन कुछ पर्टिकुलर एंगल पे होना चाहिए, ताकि रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो। एक रिएक्शन का कंपोनेंट आपका वेट को बैलेंस करता है और दूसरा फॉरवर्ड मूव करने में मदद करता है। ठीक है भाई, अगर इसमें से ये 0 हुआ तो आपका वेट बैलेंस नहीं होगा, गिरोगे तुम इसकी वजह से, ये आगे जाने देता है। अच्छा, कभी ये गायब हो सकता है, कैसे? कूदते हैं जब, ये देखो, अब सोचो जब हम कूद रहे हैं तो हम एक्शन किधर कर रहे हैं? सीधे ऐसे टक, ऐसे दबा रहे हैं जमीन को, नहीं समझा भाई? जब हम एक्शन किए, देखो क्या रे तुम लोग फिजिक्स किस दिन समझोगे, जब तुम कूद रहे हो तो ऐसे जमीन को दबा रहे हो, टेम ऐसे, थीटा 90, थीटा 90 कॉस 90 0, यानी अब आगे नहीं बढ़ सकते तुम, देखो 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 देखो, आगे नहीं बढ़ सकते, बस तुम ऊपर जा सकते हो। समझा भाई? उतना ही ना तुम समझ गया होगा बच्चों, कूद कूद के भी हम दिखा रहे हैं नहीं, तो एक्शन के हिसाब से रिएक्शन होता है। तुम एक्शन सीधे करो, रिएक्शन सीधे, एक्शन थीटा पे करो, रिएक्शन भी थीटा पे, एक्शन ये सीधा कर दो, ये देखो रिएक्शन आगे गिरे, वेट बैलेंस नहीं होगा तुम्हें। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत कुछ बता दिया हमने, इन सब चीजों को तुम लिख लेना, ठीक है? लिख लिए क्या? ठीक है, तो फर्स्ट लॉ का हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, किसका यूज करके? सेकंड लॉ का यूज करके। सेकंड लॉ सबको याद हो गया, इक्वल टू एम ए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, बट ये यूज करना है, मास कांस्टेंट है। तो अगर एफ नेट 0 हो जाए, एफ नेट 0 क्यों होता है? फर्स्ट लॉ में 0 होता है। फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा बोलेंगे, और रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा। इसलिए एफ नेट 0 रख दो, तो एम इक्वल टू ए नेट 0, यानी नेट एक्सेलरेशन 0। इसको हम और तोड़ सकते हैं, टक 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 ये आ गया, v माइनस यू इक्वल टू 0, v इक्वल टू यू। v इक्वल टू यू मतलब जो शुरू में था वेलोसिटी बाद में वही रहा। इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब है। देखो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, रुका था, तो u कितना? 0। कोई भी चीज रुका हो तो शुरू में वेलोसिटी कितना होता है? 0। तो v और u तो इक्वल है, तो v भी 0, मतलब अभी भी रुका हुआ है। अगर रेस्ट में था तो u 0, देन v 0, मतलब रिमेन्स एट रेस्ट, अभी भी रेस्ट में है। अच्छा, अगर चल रहा है तो v और u इक्वल टू का क्या मतलब है? मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर चल रहा है तो v और u इक्वल है, मतलब पहले का वेलोसिटी और अभी का इक्वल है, मतलब सेम वेलोसिटी से। ये हो गया फर्स्ट लॉ का प्रूफ। कितना आसान है। सेकंड लॉ का प्रूफ तुमको पता ही था, पता नहीं है क्या? dp बाई dt लिखो, पढ़ा है ना, डिफरेंशिएट कर दो। प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ पढ़ा है ना? नहीं, तो कॉपी में होगा तुम्हें। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यहां से प्रूफ होता है, तो 2 लाइन का प्रूफ है, फिर भी याद नहीं है। मोमेंटम को लिख देंगे मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास कांस्टेंट है, याद रखो हमेशा पढ़ा है, अगर मास कांस्टेंट है तब ये फॉर्मूला बनेगा, m कॉमन आएगा बाहर, और मास कांस्टेंट नहीं है तो दोनों का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, याद है ना? तो m, इसको क्या लिख देंगे? एक्सेलरेशन। dv बाई dt क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। नेक्स्ट थर्ड लॉ मिटा दें,
तो अब थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ लगाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए बच्चों। सिस्टम मतलब दो ऑब्जेक्ट, मान लो दो बॉल है, टक टक, वो टकरा गए एक दूसरे, टिंग टिंग, ये दोनों बॉल टकरा गए, ठीक है। ध्यान समझना, दोनों का मास भी अलग हो सकता है, मोमेंटम भी अलग हो सकता है, इसका मोमेंटम P1, इसका P2। टू बॉल्स कोलाइड, टकराएगा तो एक्शन रिएक्शन होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। ये इसको धकेलेगा F12, ये इसको धकेलेगा F21, यानी F12 मतलब फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 2, F12 का मतलब फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 2, और F21 मतलब समझ ही गए हो तुम, फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 1। ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा क्या है, सिस्टम। सिस्टम मतलब जो साथ में रहते हैं, एक साथ मिला करके, 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिलकर सिस्टम हो सकते हैं। अब सुनो, ये पूरा सिस्टम है, इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, याद रखो। बाहर से कोई आ रहा है धकेलने, नहीं, ये दोनों एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं बस। ये दोनों एक दूसरे को बस टक्कर मार रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर का अगर फोर्स नहीं लगे तो इंटरनल फोर्स को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा बच्चों, ये मिटा दो, इधर लिख देना। ये तुम बोलोगे नहीं, ये तो फोर्स लग रहा है, अंदर अंदर है यार, वो इसको धकेल रहा है, ये इसको धकेल रहा है, सब इंटरनल फोर्स है। तो हम लोग मोमेंटम निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला है, सेकेंड लॉ में लगा दो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। F12 का वैल्यू क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 2, 1 पे 2 ने फोर्स लगाया तो क्या लेंगे, चेंज इन मोमेंटम। किसका मोमेंटम चेंज, देखो ध्यान समझना, यहाँ पे 1 पर फोर्स लग रहा, किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, सोचो। 1 पर फोर्स अप्लाइड बाय 1 ने लगाया किस पे, 2 पे, 2 को धक्का मारे तो किसका मोमेंटम चेंज हुआ होगा, सोचो सोचो सोचो, बताओ। 1 का चेंज हम लेंगे कि 2 का लेंगे, सोच के बताओ। अगर 1 ने जाके 2 को धक्का मारा तो किसका मोमेंटम चेंज देंगे, 1 का लेंगे कि 2 का लेंगे, 1 का। क्यों, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है उसका देखते हैं इसमें, ठीक है। dp1 बाई dt, कौन फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है, तो इसका मोमेंटम चेंज होगा। जो भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाती है उसकी मोमेंटम बदलती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। मेरा मोमेंटम में जितना परिवर्तन होगा उतना हम फोर्स लगा सकते हैं। फोर्स 1 लगा रहा, मोमेंटम भी 1 का। क्लियर हो गया ना, ध्यान रखना। अच्छा, उसी तरह F21 निकालो। अभी कौन फोर्स लगा रहा, 2 लगा रहा, 2 का मोमेंटम चेंज देखो। इन दोनों को ऐड कर दो, अब देखो सम ऑफ मोमेंटम, थोड़ा ध्यान समझना। सम ऑफ मोमेंटम, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम का सम कितना होगा, 0। क्यों, अभी तुम आगे पढ़ने वाले हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि किसी भी सिस्टम का शुरू में जितना मोमेंटम था बाद में भी उतना ही मोमेंटम रहता है, चेंज नहीं होता मोमेंटम। तो शुरू में लोग काय में थे, रेस्ट में, टकराने के पहले, फिर टकरा गए, टकराने के बाद इनका मोमेंटम सम 0। कोई मतलब नहीं समझा सर, अरे मोमेंटम एक वेक्टर है, हो एक बॉल इधर जा रहा तो उसका मोमेंटम इधर हुआ +10, दूसरा बॉल इधर आ रहा तो -10, टोटल कितना, 0। कोई बोला नहीं सर मास तो अलग अलग है, मतलब वेलोसिटी भी तो अलग अलग है, 5 × 2 10 होता है, 1 × 10 भी तो 10 ही होता है। समझ में आ गया होगा, तो ये 0 हो जाएगा।
तो F12 प्लस F21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। याद रखना इस पर कौन सा लॉ लगा, कंजर्वेशन। अब ये इधर चला जाएगा, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, यही था ना थर्ड लॉ, दिस इज थर्ड लॉ। ओके चलो नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑफ लीनियर मोमेंटम। तुमको भी पता है दो प्रकार का मोमेंटम होता है, लीनियर और एंगुलर। एंगुलर कब लगता है, जब सर्कुलर मोशन में चले जाएंगे। अभी हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में, तो लीनियर मोमेंटम। तो फिजिक्स आपको कैसे सोचने बोलता है, ध्यान सुनना। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तभी ये लॉ वैलिड है। बाहर से कोई आके धकेलना नहीं चाहिए, ध्यान रखो। वैलिड इफ F एक्सटर्नल इक्वल टू 0, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाना चाहिए। ध्यान सुनो, ऑन सिस्टम, यहां पे एक सिस्टम की बात की जाती है। सिस्टम मतलब जो एक साथ है, उनको मिला के 2 लोग 3 लोग, जैसे एक गन और बुलेट एक सिस्टम है। ध्यान समझना, इसमें बेस्ट एग्जांपल है, दोनों एक साथ में थे बेचारे। अब क्या हुआ, गन फायर हुआ, ढाई। अब बताओ, शुरू में दोनों काय में है, रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। शुरू में मोमेंटम 0 है, बाहर से फोर्स नहीं लगाया गया, गन ऑटोमेटिक फायर हो गई, मान लो। ऐसा कैसे नहीं हो जाता है कभी, लेकिन बाहर से तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा फायर के लिए, टक दबाएंगे तब तो फायर होगा। चलो वो नेग्लेक्ट कर दो फोर्स, तो गन फायर हो गई, ठीक है, इसमें से गोली निकला, तो गन को तो ट्रिगर ने ठोक दिया, बुलेट को, बुलेट दौड़ने लगा आगे, टक 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 भागने लगा। अब बुलेट के पास मास है और वेलोसिटी भी आ गया, मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई होकर कुछ मोमेंटम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा भाई। बट ये लॉ बोलता है कि भाई मोमेंटम होना नहीं चाहिए, ये इधर जा रहा है, इसके पास मोमेंटम आ गया, अब इसको खत्म करना है, बताओ क्या किया जाए। ये सिस्टम थे, दोनों मिलके एक साथ थे। अब इसका एक टुकड़ा निकल के जा रहा है, जिसके पास वेलोसिटी है, मास है, मोमेंटम आ गया, इसको कैंसिल करना है। सोचो इधर कोई वेक्टर क्वांटिटी जा रहा हो, वेक्टर है ना, फिजिक्स में चीज वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, इधर जा रहा हो, तो उसको कैसे ये कैंसिल करेगा, गन क्या करेगा उसको खत्म करने के लिए, क्या करेगा गन, सोच के बताओ बच्चों। शुरू में 0 थे, अभी भी वो 0 ही रहना चाहता है, सोचो तो कैसे 0 बनाएगा। इधर की तरफ मोमेंटम आ गया, इधर जाने लगा, तो इट हैड सम मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, तो क्या करेंगे हम इसको खत्म करने के लिए, गन पीछे जाने लगेगा। ओ यानी गन पीछे क्यों जाती है, इस लॉ को वैलिड रखने के लिए, ऐसा सोचो। इस लॉ को सही रखने के लिए गन को पीछे जाना पड़ेगा, तब ये मोमेंटम निगेटिव और ये मोमेंटम पॉजिटिव, टोटल कितना आ जाएगा, 0, फिर से 0। यानी यहाँ पे P1 प्लस P2 कितना आ जाएगा बच्चों, 0। अभी लिखे थे ना हमने, कैसे ये प्लस में या ये माइनस में होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, एक बॉम्ब है, बॉम्ब शुरू में ये रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। अब ये बॉम्ब फूटा, जब बम के ढेरों टुकड़े हुए होंगे, बम का एक ही टुकड़ा नहीं होता, टैन 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 टैन, मान लो 4 टुकड़े हुए, तब ये चारों टुकड़ा 4 दिशा में उड़ेगा, बताओ क्यों, सब एक ही तरफ क्यों नहीं उड़ेगा, सोचते हैं। तो जब ये बम का टुकड़ा एक इधर गया, इसके पास कुछ मोमेंटम आ गया इधर, इसको काटने के लिए दूसरा टुकड़ा किधर उड़ेगा, टक इधर उड़ेगा, इसको कट गया। फिर एक टुकड़ा मान लो इधर उड़ा, तो दूसरो काटने के लिए एक टुकड़ा इधर उड़ेगा, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, इससे कैंसिल, फाइनल मोमेंटम भी कितना है, 0। इस पे भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये तो पक्का अच्छा एग्जांपल है। इसको बाहर से माचिस जलाएंगे भी तो वो फोर्स नहीं लगाएंगे, शुरू में ऐसे रुका है, बाहर से कोई धकेला नहीं, इसको धूम फट, तो 7 टुकड़े अलग अलग दिशा में क्यों जाएंगे, ताकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड रहे। रॉकेट उड़ता है, रॉकेट में भी यही लॉ लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट में क्या होता है कि रॉकेट ऐसे रुकी रहती है, इसमें ऐसा गैस वैस जला देते हैं लोग, बहुत तेजी से ऐसे गैस पीछे फेंकने लगती है। अच्छा रॉकेट शुरू में काय में है, रेस्ट, रुका है, अब इसमें आग लगा दिए, तो इसमें से गैस तेजी से पीछे निकलने लगती है, तो गैस निकलने लगी, मास और वेलोसिटी, मोमेंटम आ गया उसके पास। अब वो क्या करेगा भाई, इस मोमेंटम को तो कैंसिल करना है, क्या करेगा वो, आगे भागने का, जितना
जितने तेज ये निकलेगा मास इनटू वेलोसिटी, वो जम से भागेगा, क्यों? मोमेंटम जीरो होना है। समझ में आ रहा है? बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। क्लियर हो गया सबको? ये सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो बहुत सारे जगह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगती है, जहां भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है। अगर बाहर से फोर्स लग रहा है तो वैलिड नहीं है। क्लियर है बच्चों? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहला पॉइंट लिख लें। लिखो स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the total momentum of a system, the total momentum of a system always remains constant, always remains constant, ब्रैकेट में कंजर्व, do not change। किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता है। देखो, जितना इनिशियल है उतना फाइनल, चाहे जीरो हो तो जीरो रहना चाहेगा। इसके बाद अगर पहले से कुछ मोमेंटम होता 50 तो 50 ही रहना चाहता। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब नीचे लिख लो, उसी में फुल स्टॉप देके, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। ठीक है, बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिख लो, ये गन और बुलेट वाला। इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी जीरो है। देखो, पी आई इक्वल टू पी एफ, दोनों जीरो है। ये फाइनल मोमेंटम हो गया। ये रॉकेट वाला भी लिख सकते हो, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, इधर मोमेंटम आ गया, इधर ये जाएगा P2 से, फाइनल मोमेंटम भी कितना आएगा इसमें? जीरो आएगा। तो P1 प्लस P2 इज नॉट जीरो, कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स वैल्यू, जितना था उतना ही रहेगा। वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, जीरो इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर शुरू में सब रुके हैं, रुके रहेंगे। एग्जाम्पल में लिख लो, रॉकेट प्रपोल्सन, बुलेट एंड गन, बॉम्ब ब्लास्ट, बहुत सारे जगह ये यूज हो रहा है। एक्सप्लोशन ऑफ बॉम्ब लिख सकते हो। फायरिंग ए बुलेट एंड गन। कोई पूछता है गन और बुलेट में कौन सा लॉ लगता है, तो बच्चे थर्ड लॉ लगाते हैं। गलत, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड लॉ लोग बोली मानिए, यहां भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों, चलिए तब हम लोग इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं। प्रूफ बहुत आसान है। आप एक पार्टिकल पे ही प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिस्टम पे करेंगे। सिस्टम में कम से कम दो पार्टिकल होना चाहिए। तो मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल है, टू पार्टिकल सिस्टम। दो पार्टिकल सिस्टम मतलब दो लोग है, बुलेट गन, रॉकेट और उसका गैस, कुछ भी दो। बॉम्ब पे नहीं, बॉम्ब पे 3-4 है, दो में पढ़ के 3-4 पे भी लगा सकते हो। चलो, बहुत सारे इसके तरीके हैं प्रूफ करने के लिए, तुमको ही पता है। देखो, दो बॉल है, M1 M2, बचपन में पढ़ा हुआ, ये जा रहे हैं ऐसे टिंग टिंग आराम से। ठीक है, जाते जाते टकरा गए, अपने आप टकरा गए, किसी ने धकेला नहीं। हाँ, ये ज्यादा स्पीड से जा रहा था, U1 ज्यादा स्पीड से जा रहा था, ये फास्ट था स्लो। अब तो ये पूछ देगा, अरे पहले कैसे चला किसी ने? अरे यार, मुर्गिया है अंडा के चक्कर में पत पड़ो। फिजिक्स में जहां से सोचने बोला तो वहां सोचो, उसके पहले क्या हुआ वो बाद में सोच लेंगे। ये अभी चल रही है, धकेल किसी ने दिया होगा पहले, उसकी बात सोचो। अभी नहीं लग रहा ना, नहीं, अभी कोई फोर्स लग रहा नहीं लग रहा भाई, मान लो नहीं लग रहा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं। अब ये टकरा गया, टन, ऐसे टकराते समय बड़ा हो गया, छोटा ही है। ये M1 और ये M2,
कोलाइड कर गया। तो कोलिजन के वक्त इसने इस पे फोर्स लगाया, अभी बताए थे F12, इसने भी इस पे लगाया होगा F21। तो एट कोलिजन बोथ अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, राइट। ये थर्ड लॉ है। तो देखो थर्ड लॉ से कंजर्वेशन प्रूफ होता है, कंजर्वेशन से थर्ड लॉ, याद रखो। अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे F12 का वैल्यू, अभी निकाले थे, कितना आया था बताओ, dP1, फोर्स किसने लगाया, 1 ने, तो 1 करेंगे मोमेंट। एंड यहाँ पे सेकेंड लॉ लग गया, F21 क्या लोगे, dP2/dt। अब इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो या इक्वेट भी कर सकते हो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है, याद करो, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो यहाँ सेकेंड लॉ से चालू करना है, थर्ड लॉ में भर दो वैल्यू, खत्म। तो क्या आ जाएगा, dP1/dt इक्वल टू माइनस ऑफ dP2/dt। dt से dt मर गया, dP1 प्लस dP2 इक्वल टू 0। d मतलब क्या होता है, चेंज। इसका मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम 0। देखो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 एंड 2 इज 0। मतलब 1 और 2 के मोमेंटम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो उसका मोमेंटम जितना पहले था उतना अभी भी है, चाहे उसका वेलोसिटी चेंज हो गया होगा ना, चेंज नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, कोई बोला कि मेरा मार्क्स पहले जितना था उतना ही है, चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब पहले जितना था उतना ही है, कांस्टेंट मार्क्स। दैट इज, इसका ये मतलब है कि P1 प्लस P2 इक्वल टू कांस्टेंट। बोल सकते कि नहीं, नहीं समझा सर, अरे यार मारो गोली। डिफरेंशिएशन 0 कब आता है बताओ, कांस्टेंट का। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक तो ऐसे सोच लो, ऐसे नहीं तो मेरे जैसा सोचो। अगर कोई चीज चेंज नहीं हुआ, अगर मेरा मार्क्स चेंज नहीं हुआ, तो मतलब मेरा मार्क्स पहले जितना था उतना ही है, मतलब फिक्स है। फिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। क्लियर हो गया, ओके, बढ़िया है, छाप लें। इसको कोई ऐसा भी लिख सकता है, देखो तो इधर ऐसे भी लिख सकते हो, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये भी लिखा जाता है इसको। कोई बोला कैसे आया सर, अरे यार P1 क्या है, P1 क्या है बच्चों बताओ, यहां से निकाल सकते हैं, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम 0 से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहां पे नोट में लिख लो क्या कि dP1 प्लस dP2, ऐसा लिखो, dP1 प्लस dP2 0 है ना। चेंज कैसे निकलता है बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल यानी मास ऑफ फर्स्ट, फाइनल V1 माइनस U1। ये किसको किसको समझ गया, समझ ही गया होगा, नहीं समझा तो गोबर ही। तो तुम पढ़े हो dP, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कैसे, MV माइनस MU, अगर M कॉमन लिए तो V माइनस U। चेक करो, वही लगा, 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2, यहाँ पे 2 पार्टिकल है। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, M1 V1 माइनस M1 U1 प्लस M2 V2 माइनस M2 U2। इस पे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए हम करा रहे हैं। इसको उधर भेज दो, तो M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस, सॉरी, M1 U1 प्लस, समझा क्या भाई, इसको और उसको उधर भेज दो ना, माइनस वाले को। ये क्या है, दोनों का मोमेंटम पहले, हाँ, और ये क्या है, सॉरी ये पहले इनिशियल, और ये दोनों का मोमेंटम बाद में, यानी पहले जितना मोमेंटम था बाद में भी उतना ही है। इसका मतलब क्या होता है, चेंज नहीं हुआ। समझा कि नहीं समझा। 2 पार्टिकल है तो 1 1 आया, 2 2 आया, 3 रहता तो 3 3 भी आता, उसमें 4 4 भी आता। जैसे अभी तुमको इसको और एक तरीके से, जैसे ये बुलेट और गन का देख लो एग्जाम्पल, इसी से
तो ये M1 है, तो शुरू में सब जीरो, M1 U1 जीरो, ये रुका था, M2 U2 जीरो, रुका था ये भी। अब चलने लगे, चलने लगा, ऐसा भाग रहा है, भाग रहा है। तो देखो M1 सॉरी M2 था ना, M2 V2 आया 10, उस तरह यहां पर भी आएगा M1 V1 भी कितना आएगा -10, टोटल कितना हो गया 0। समझ में आ गया ना